पिछले एपिसोड में हमने देखा यून चे और जिया केंगू आमने सामने खड़े थे और फिर यून चे ने अपने ड्रैगन फोर्ट को बाहर निकाल लिया था, जिसे देखकर स्वॉर्ड विला मास्टर लिंग यूफेंग काफी चौंक गए थे और उन्होंने अपनी प्राचीन पुस्तक को खोलकर उसमें उस तलवार के बारे में जानकारी प्राप्त करने लगा, जिससे उसे पता चला कि यह आकाश गहन क्षेत्र की तलवार वास्तव में एक ड्रैगन फोर्ट है। तो हम इस एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। ड्रैगन फोर्ट लिंग जी को लगा कि यह नाम कुछ हद तक जाना पहचाना लगता है। उसने कुछ देर सोचा और फिर आश्चर्य से कहा, ड्रैगन फोर्ट, क्या यह हमारे संप्रदाय के इतिहास में दर्ज भारी तलवार हो सकती है? मुझे मत बताओ। ड्रैगन फोर्ट के लिखित खातों का पता 1000 साल पहले लगाया जा सकता है। स्वर्गीय तलवार विला के स्थापना अभी हाल ही में हुई थी और विला में एक भारी तलवार विभाग भी था। लिंग यूफेंग ने धीरे से समझाया, लेकिन इस विभाग के पतन में केवल 2 पीढ़ियां लगी। तीसरी पीढ़ी के दौरान भारी तलवार का अभ्यास करने वाले की संख्या इतनी कम हो गई कि 10 तक भी नहीं पहुंच पाई। उस समय एक सफलता हासिल करने और भारी तलवार को पुनर्जीवित करने के लिए उस विभाग के बुजुर्ग ड्रैगन फोर्ट के साथ मौत के बंजर भूमि के लिए रवाना हुए। अभिलेखों में कहा गया है कि ड्रैगन फोर्ट तलवार हमारे पूर्वज ने 10,000 साल पहले ग्रे स्टोन का उपयोग करके बनाया था। तलवार के भीतर एक युवा स्काई प्रोफाउंड ड्रैगन की आत्मा है। यही वजह है कि इसका नाम ड्रैगन फोर्ट रखा गया है। लेकिन जब मैं ड्रैगन फोर्ट तलवार इस दुनिया में पैदा हुई थी, तब से उसने कभी भी अपनी असली स्काई प्रोफाउंड ताकत नहीं दिखाई। उस भारी तलवार विभाग के बुजुर्ग ने ड्रैगन फोर्ट के साथ मौत के बंजर भूमि में प्रवेश किया। वह कभी भी बाहर नहीं आया और इस बिंदु से ड्रैगन फोर्ट तलवार बिना किसी निशान के गायब हो गई। मुझे जो जानकारी मिली उसके अनुसार यूनचे पहले भी एक बार मौत के बंजर भूमि में गहराई तक गया था। उसके हाथों में स्काई प्रोफाउंड तलवार बिल्कुल वैसी ही है जैसी हमारे रिकॉर्ड में दर्ज ड्रैगन फोर्ट की थी। बिना किसी संदेह के वह ड्रैगन फोर्ट ही होगा। लिंग वुफेंग ने यह कहते हुए अपनी भौहें खोल दी। वह गहराई से समझ गया कि मौत के बंजर भूमि में गहराई तक जाना किस तरह की अवधारणा है। आह पिता, क्या आप रैंक टूर्नामेंट के बाद ड्रैगन फोर्ट तलवार को वापस लाने के बारे में सोच रहे हैं? लिंग जी ने लिंग यूफेंग की प्रतिक्रिया का सावधानी पूर्वक आकलन करते हुए पूछा। नहीं, लिंग यूफेंग ने अपना सिर हिलाया। उस समय एमिली स्वॉर्ड विला ने कई वर्षों तक ड्रैगन फोर्ट तलवार को खोज की थी, फिर भी खाली हाथ नहीं। अंत में उन्होंने हार मान ली। ड्रैगन फोर्ट प्राप्त करना उसकी अपनी क्षमता और भाग्य के कारण है। हमारे हेवनली स्वॉर्ड विला को इसकी मांग करने का कोई भी अधिकार नहीं है, लेकिन इसे उसके और हमारे हेवनली स्वॉर्ड विला के बीच भाग्य के रूप में माना जा सकता है। आखिरकार यह एक भारी तलवार जिसे हमारे पूर्वजों ने खुद व्यक्तिगत रूप से ढाला है। यह इस सत्र के रैंक टूर्नामेंट की आखिरी लड़ाई है। विजेता ब्लू विन एम्पायर के युवा पीढ़ी का एक नया नेता बन जाएगा और उसे पवित्र भूमि में से एक शक्तिशाली हेमली स्वॉर्ड शेड द्वारा दिया गया ड्रैगन स्केल कवच भी मिलेगा। जब उसने ड्रैगन स्केल कवच शब्द कहा तो लिंग यूफेंग के चेहरे पर दिल का दर्द साफ साफ झलक रहा था। वह स्काई प्रोफाउंड सुरक्षात्मक कवच स्पष्ट रूप से एक स्काई प्रोफाउंड हथियार से भी अधिक दुर्लभ और कीमती था और यह स्केल कवच भी उच्चतम श्रेणी का था। यह मूल रूप से उनके स्वर्गीय तलवार विला से संबंधित माना जाता था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अपने झूठी प्रतिभा को दर्शाने के लिए उन्होंने इस कवच को बाहर निकाला था, जो कि उनके खजाने से निकला एक अद्भुत खजाना था। उन्होंने कभी नहीं लगा था कि हेवनली स्वॉर्ड विला वास्तव में हार जाएगा। टूटे हुए दिल का एहसास होना न होना अजीब होगा। ब्लू विन इंपीरियल फैमिली ने यूनचे के बनाम फॉर्चून क्लाउड असगार्ड के जैकिंग युद्ध शुरू। ड्रैगन फोर्ट को यून ने अपने पैरों के नीचे से बाहर निकाला, साथ ही टूटी हुई चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े लाए और हवा में उड़ गए। उसके दोनों हाथों ने ड्रैगन फोर्ट को मजबूती से पकड़ रखा था, पर पलक झपकते ही उसकी आभा ड्रैगन फोर्ट की आभा के साथ एक हो गई। जिया किंग को देखते हुए उसने धीरे से कहा, क्या तुम्हें अभी भी याद है कि मैंने तुम्हें उस रात क्या कहा था? अगर हम विरोधी बन जाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि तुम हमारी पूरी ताकत का इस्तेमाल करोगे। बिना किसी रोक टोक के जलता हुआ दिल खोलो। ये बर्निंग वुड का फर्स्ट स्टेप है। युनचे अचानक ऊंची आवाज में दहाड़ा और दुष्ट भगवान का दूसरा द्वार चलता हुआ दिल। एक पल में उसके शरीर पर गहन ऊर्जा आभा अचानक एक अतुलनीय, एक चौंकाने वाली दर से विस्फोटक रूप से बढ़ गई। आभा का स्तर अभी भी सच्चे ज्ञान क्षेत्र के 10वें स्तर का था, लेकिन यह ज्ञात नहीं था कि इस आभा की मोटाई कितनी बार ज्ञान क्षेत्र की सीमाओं को पार कर चुकी थी। यह वास्तव में इतना मजबूत था कि यह जल्दी हिज्जिया किंग्यू की आभा की तीव्रता के करीब पहुंच गया। हाँ, यह स्पष्ट रूप से कल जैसा नहीं था और इस तथ्य ने लिंग जी के दिल पर बेरहमी से प्रहार किया। यह पता चला कि कल की फाइट में न केवल यून चे ने अपने हथियार के मामले में बल्कि प्रोफाउंड एनर्जी के मामले में भी उस पर नरमी दिखाई, बल्कि उसने कोई ताकत भी नहीं लगाई। अगर यून चे ने अपनी इतनी एनर्जी दिखाई होती और ड्रैगन फोर्ट को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया होता तो उसे हराना पूरी तरीके से आसान काम होता। हालांकि स्थिति उतनी सरल नहीं होती जितनी लिंग जी ने इसे माना था। यून चे की गहन शक्ति बहुत कम थी। बुद्ध की महान मार्ग के दूसरे चरण के समर्थन के साथ ही
जिसे उसने तोड़ दिया था। वह मुश्किल से ही जलते हुए हृदय की स्थिति को बनाए रख सकता था। ये बुद्ध के महान मार्ग और जलते हुए हृदय दोनों अलग अलग। उसने अभी इविल कोड की दूसरे चरण का और जलते हुए हृदय के पहले चरण का इस्तेमाल किया है। यह अभी भी मुश्किल में था, इसलिए यदि लड़ाई बहुत लंबी चली तो शायद इसका निश्चित परिणाम हो सकता था। वो जिस सीमा तक वह जलते हुए हृदय की स्थिति को बनाए रख सकता था वह लगभग 5 मिनट थी, और जलते हुए हृदय की स्थिति की 5 मिनट एकमात्र ऐसी स्थिति थी जिस पर वह जैकिंग को सामना करने के लिए भरोसा कर सकता था। दूसरे शब्दों में उसे आधे घंटे से भी कम समय में जिया किंग को हराना था, अन्यथा जब वह बर्निंग होट को बनाए रखने में असमर्थ हो जाएगा तो उसके पास उम्मीद की एक भी किरण नहीं बचेगी। यून चेन की अचानक नाटकीय ऊर्जा ने लिंग यूफेंग और किन वूशांग सहित सभी को चुका दिया। रैंकिंग टूर्नामेंट की शुरुआत से लेकर अब तक यून चे से एक के बाद एक हास्यास्पद और अविश्वसनीय परिस्थितियां सामने आई, लेकिन उसने वास्तव में कभी अपनी असली ताकत को खुलासा नहीं किया। रैंकिंग टूर्नामेंट की प्रगति के माध्यम से उसने अपने प्रतिद्वंदी मजबूत होते गए, फिर भी उसने अपनी असली ताकत का केवल थोड़ा सा ही इस्तेमाल किया, और इस समय उसने वास्तव में बिना किसी शर्त के अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल किया। यून चे ने अपने सामने ड्रैगन फोर्ट को क्षैतिज रूप में कर दिया। एक जोरदार चीख के साथ वह अचानक जे किंग की ओर टूट पड़ा। के पिछले जीवन के दुश्मनों में अनगिनत दुश्मन थे जो उससे कहीं अधिक आगे थे। वह इस बारे में सबसे स्पष्ट था कि एक ऐसे दुश्मन को खिलाफ क्या करना है जो ताकत में उससे कहीं अधिक आगे है। जब वह बच नहीं सकता, इसे संभालने का सबसे मूर्खतापूर्ण तरीका होगा संघर्ष करना और दूसरों को नियंत्रित करने का प्रयास करना। इसे संभालने का सबसे अच्छा तरीका होगा एक केंद्रित सर्वव्यापी हमले के साथ अपने सारी शक्ति इकट्ठा करना। इसलिए एक बार जब यूनचे ने मंजूरी दे दी तो उसने बिना किसी संयम के अपनी पूरी ताकत जुटाई। 4000 किलो से ज्यादा वजन वाले ड्रैगन फोर्ट के ऊपर एक शैतान की बेकाबू ताकत की आभा उमड़ पड़ी। धमाका। इस हमले की दमनकारिता ने जिया किंग को इसे रोकने का विकल्प नहीं चुना और वह दूर चली गई। एक धमाकेदार आवाज के साथ दयानीय तलवार पर बचना अखाड़े की को एक बार फिर से भारी मात्रा में विनाश का सामना करना पड़ा। यूनचे जो खाली हवा में गिरा था बिल्कुल भी नहीं रुका। वह अचानक उछल पड़ा क्योंकि वह एक और बार सीधे जिया की छाती पर लगा। खाली तलवार ने एक बार फिर बुरी आत्मा के समान एक कर्कश ध्वनि बनी। इस समय आइस फिनिक्स स्नोफ्लावर रिबन ने जे किंग के पूरे शरीर को भी घेर लिया। यूनचे के दमनकारी प्रहार का सामना करते हुए आइस फिनिक्स स्नोफ्लावर रिबन ने एक बार भी पीछे हटने का मन नहीं दिखा, क्योंकि उसने यूनचे के प्रहार को फिर से विफल कर दिया। फिर वह यह अचानक ड्रैगन फोर्ट के साथ आगे बढ़ा और कसकर उसके चारों ओर लिपट गया। आइस फिनिक्स स्नोफ्लावर रिबन ने एक बार लिंग यून की दिव्य युवान तलवार को तोड़ दिया, लेकिन यूनचे और ड्रैगन फोर्ट की पूरी तरह से इसे उड़ाना निश्चित रूप से असंभव था। ठीक उसी समय जब आइस फिनिक्स स्नोफ्लावर रिबन की हारने वाली शक्ति हाल ही में मुक्त हुई थी, ड्रैगन फोर्ट ने अचानक एक आत्मा को हिला देने वाले ड्रैगन बाहर जारी एक अत्याचारी शक्ति अचानक फट गई और आइस फिनिक्स स्नोफ्लावर रिबन को हिलाकर रख दिया। ड्रैगन फोर्ट के अचानक नीचे गिरने पर यूनचे की नजर तलवार की तरह तेज थी, और जब ड्रैगन फोर्ट नीचे गिर जा रहा था तो उसने उस समय स्टार गोड की टूटी हुई छाया को सक्रिय किया, जिससे तुरंत 3 आकृतियां बन गई जो बिल्कुल एक जैसी दिखाई दे रही थी। तीसरी छाया जिया किंगू के ऊपर तिरछी दिखाई दी और नीचे की ओर वार किया। ओवरलॉर्ड्स फ्यूरी स्टार गोड की टूटी हुई छाया का सक्रिय होना मौन और निराकार था। टूटी हुई झूठी छाया और सच्ची छाया पूरी तरीके से एक जैसी थी, और इसके बारे में सबसे डरावनी बात यह थी कि इसके प्रक्षेपण के दौरान गहन ऊर्जा में कोई उतार चढ़ाव नहीं होता, कोई सवाल, कोई केवल उस गहन ऊर्जा आभा पर निर्भर हो सकता है जिस सच्ची छाया के स्थानांतरित होने के बाद महसूस किया जा सकता है, ताकि उसकी स्थिति निर्धारित की जा सके। लेकिन जब ऐसा होता है तो अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। जिया किंग को आइस फिनिक्स स्नोफ्लावर रिबन यूनचे के जबरदस्त प्रहार का सामना करने के इरादे से आगे और खुल गया, लेकिन अजीब तरह से पीछे से अचानक एक खतरनाक हवा आई। उसकी आंख में आश्चर्य प्रकट हुआ, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि आइस फिनिक्स स्नोफ्लावर रिबन के लिए उसके पीछे की रक्षा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। उसके पास मोटी बर्फ क्रिस्टल की बाधा बनाने के लिए फ्रोजन क्लाउड स्कार्ड का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बूम। 3 परत वाली बर्फ के क्रिस्टल की बाधा एक पल में लगातार पूरी तरीके से टूट गई, मानो तूफान एक बहुत बड़ा जोरदार और विस्फोटक बल जिया किंग को उड़ाते हुए टक्कर मार रहा हो। जिया किंग के अपने संतुलन को वापस पाने का इंतजार किए बिना यूनचे पहले ही हार चुका था। ड्रैगन फोर्ट के साथ जो उसकी छाया का अनुसरण कर रहा था वह तुरंत जिया किंग की ओर भागा। क्या
गया। जो यूली झूठदार के साथ खड़ी हो गई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक बार जब वे लड़ने लगे तो यूनचे ने वास्तव में पहले की उस आखिरी हमले की गहन ऊर्जा में उतार चढ़ाव की तीव्रता का स्तर जिया किंग को आंतरिक चोटों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि यूनचे की पूरी ताकत जिया किंग पर हावी थी, बल्कि यह उसका दृष्टिकोण था। पागल हमला एक पागल जानवर के अचानक हमले की तरह था, जिसने जिया किंग को निष्क्रिय अवस्था में जाने के लिए मजबूर कर दिया। वन ओवरलोड्स फ्यूरी एक भारी हथौड़ी की तरह था जो उसके कंधे पर गिरा और सीधे जिया किंग के पूरे बाएं हाथ को सुन कर दिया। गहन ऊर्जा हमले के तहत उसके आंतरिक अंगों में भी हल्की चोटें आई, लेकिन वह घबराई नहीं। इसके बजाय उसकी अभिव्यक्ति शांत हो गई। कल रात की चू यूचन की सलाह के शब्द अभी भी उसके कानों में के पास थे। यह तथ्य कि उसने अपनी पूरी ताकत का उपयोग करना था उसके साथ गूंज उठा। उसने थोड़ा ध्यान केंद्रित किया और तुरंत बर्फ की तरह ठंडी और शुद्ध हो गई। थोड़ी भी फड़फड़ाहट के साथ उसने अपना संतुलन स्थिर कर लिया। सफेद बिजली की एक लकीर की तरह आइस फिनिक्स स्नोफ्लावर रिबन ने यूनचे पर हमला किया। धमाका यूनचे के हर वार से एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। एक भाई तलवार के सामना सीधे हमला करना सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था, लेकिन जिया किंग का सामना करते समय यूनचे ने भाई तलवार ने अपना मुकाबला का सामना किया। आइस फिनिक्स स्नोफ्लावर रिबन पानी की तरह नरम और लचीला था और सांप की तरह फुर्तीला। ड्रैगन फोर्ट के साथ हमलों को आदान प्रदान करते समय इतनी जबरदस्त फ्रोजन क्लाउड शक्ति वास्तव में भारी तलवार से नहीं टकराई। इसके बजाय आइस फिनिक्स स्नोफ्लावर रिबन ने अपनी प्रकृति का उपयोग करके एक बड़ी खींचने वाली शक्ति बनाई, जो हर बार भारी तलवार के हर हमले को खाली हवा की ओर खींचती थी। इसे उसी समय एक बढ़ती हुई ठंडी ऊर्जा चुपचाप यूनचे की ओर बढ़ गई। फिर एक क्रैक थमने के साथ उसके दोनों कंधों पर बर्फ की एक मोटी परत जम गई। बर्फ की तरह ठंडी ऊर्जा हड्डी को कपा देने वाली ठंडी ठंडक के साथ दिल में घुस गई, जैसे कि अनगिनत चाकू से उसके शरीर को खोपा को। यूनचे की निगाहें ठंडी हो गई। एक धीमी गड़गड़ाहट के बाद लाल रंग की लपटों का एक समूह अचानक उसके शरीर पर जल उठा और फलक चिपकते ही 10 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया। लाल रंग की आग के बीच बर्फ की तरह ठंडी ऊर्जा तेजी से फैल गई। बर्फ की परत भी जल्दी पिघल गई। इस बीच ड्रैगन फोर्ट की पूरी तरह से लाल फिनिश की लो में लिपटा हुआ था और एक विशाल ज्वाला तलवार बन गया। यह नाचती हुई चिंगारियां लेकर आया कि यह एक बार फिर से सीधे आग की ओर हमला किया। वह वास्तव में इतनी तीव्र ज्वाला प्रज्वलित करने में सक्षम था। ऐसा लगता है कि उसकी अग्नि विशेषता वाली गहन कला बिल्कुल भी उतनी सरल नहीं है जितना उसने पहले प्रदर्शित की थी। यह कि वह सबसे निचले स्तर की लाल रंग की आग। जिस युवा शिष्य ने यह कहा था, उसने अचानक इस क्षण अपनी आंखें चौड़ी कर ली और चौंक कर बोला, यह कैसे संभव है? सभी दिशाओं से असंख्य बर्फ के छज्जे किंग के सामने उड़ते हुए आए और एक साथ मिलकर एक शानदार हल्के नीले रंग का बर्फ कमल बन गए। बर्फ का कमल धीरे धीरे घूमता रहा और फिर अचानक बिखर गया। प्रत्येक फूल की पंखुड़ी सात बर्फ क्रिस्टल में के बदले गई और यूनचे पर उड़ रहे थे। प्रत्येक बर्फ का क्रिस्टल सिकाड़ा के पंख जितना पतला था और शुद्ध रत्नों जितना साफ था। फिर भी यह हड्डियों को चिरने वाला ठंडक दे रहा था। स्टार स्कार्चिंग ब्लूमिंग लोटस। यूनचे के शरीर के केंद्र एक ज्वाला कमल जो जिया किंग के बर्फ के कमल से कम 10 गुना बड़ा था। एक ज्वाला जानवर की तरह बढ़ती गर्मी की लहर में खिल गया, जिसने अपना मुंह खोला और वहां उड़ते हुए बर्फ की क्रिस्टल को पूरी तरीके से निकाल लिया। उनमें से कोई भी बर्फ का क्रिस्टल यूनचे के पास नहीं आ सका, क्योंकि वे पहले से ही पूरी तरीके से गायब हो चुके थे। आसपास के दर्शक सभी स्तब्ध थे, यहाँ तक कि लिंग यू की तलवार के कान भी। किरणें भी जिया किंग के बर्फ के कमल को नहीं तोड़ सकी, तो यह एक तुच्छ लाल रंग की लो से कैसे आसानी से पिघल सकता था? वह है फिनिक्स फ्लेम। फैन मोली ने चौंकते हुए कहा। लिंग यू फैंग की नजर तुरंत ब्लू विंड इंपीरियल फैमिली की सीटों की ओर मुड़ गई। क्या इसका मतलब है कि जिस संप्रदाय से यूनचे को शिक्षा मिली थी, वह वास्तव में दिव्य फिनिक्स संप्रदाय था? दिव्य फिनिक्स संप्रदाय ब्लू विंड संप्रदाय से बाहर का संप्रदाय है, जो कि आकाश ज्ञान क्षेत्र में अभी के लिए टॉप पर खड़ा है। और ये चारों संप्रदाय तो उनके सामने कुछ भी नहीं। अभी के लिए इतना ही।